चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है कंट्रोल फ्लो। और कंट्रोल फ्लो में बेसिकली हम जो है कंडीशन स्टेटमेंट्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। अब कंडीशन स्टेटमेंट्स क्या होती है या कंट्रोल फ्लो क्या होता है इसके बारे में हम जो है वो जानने वाले हैं। उससे पहले अभी हमने चैप्टर नंबर 2 जो है वो कवर किए हैं, तो चैप्टर नंबर 2 की असाइनमेंट्स जो है वो आपको करनी है। असाइनमेंट्स आप लोगों को कहाँ पे मिलेंगी, आप लोग जो है किस तरह जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। जब तक आपने जो है चैप्टर नंबर 2 के असाइनमेंट्स जो है वो कंप्लीट नहीं करनी, तब तक जो है आपने चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट नहीं करना। पहले आप असाइनमेंट्स कंप्लीट करें, देन आप चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जितनी जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा जो है आप लोगों को जो है वो कंसेप्ट क्लियर होगा। सही है। अब यहाँ पे आप लोगों ने आप लोगों को एक लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग ने जाना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास इस किस्म का जो है वो इंटरफेस आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ ये मेरा जो है गिटहब का अकाउंट है। यहाँ पे मैंने एक रेपोजिटरी जो है वो अपलोड करके रखी है अल्टीमेट पाइथन कोर्स की। ठीक है। तो यहाँ पे उसमें मैंने नोट्स और जितनी भी हम प्रैक्टिस करते हैं चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 की जितनी भी हमने प्रैक्टिस की, जितनी भी कोडिंग होगी वो भी आप लोगों को यहीं पे मिल जाएगी, अगर आप लोगों को कोडिंग चाहिए जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन में कर रहे हैं। सही है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक फोल्डर मिल रहा है पाइथन कोर्स नोट्स के हवाले से, जहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास आगे दो पीडीएफ की जो फाइल्स हैं वो आप लोगों के पास आएंगी। एक तो नोट्स की होंगी, ठीक है, जो अभी हम नोट्स जो है वो बना रहे हैं, मतलब जो हमारे हम जिस नोट्स से स्टडी कर रहे हैं, तो ये नोट्स आप लोगों के पास होंगे। ठीक है। आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपके पास उसकी असाइनमेंट्स होंगी, पाइथन 1 वीडियो कोर्स असाइनमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे एक मतलब पीडीएफ जो है वो शो हो जाएगा, जिसमें जो है आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे शो होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें चैप्टर नंबर 2 पाइथन बेसिक्स है, यहाँ पे मैंने कुछ जो है उसके क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मैंने आप दिए हैं। तो आप लोगों ने जो है इसको परफॉर्म करना है या इस पर स्टडी करना है, जो भी है आप लोगों ने इसको जो है हल करना है। ठीक है। जैसे आप लोग हल करें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमने जो है चैप्टर नंबर 2 का जो असाइनमेंट है उसको डन कर लिया है। इस तरह आपने चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 सबके जो है नीचे असाइनमेंट्स जो है मैंने दी हुई हैं, और जैसे जैसे हम उसको स्टडी करेंगे तो आपने जो है ये असाइनमेंट्स करनी है। अब यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पे डाउनलोड कर लें। यहाँ पे ऑनलाइन अगर आप इसको देखना चाहें तो यहाँ पे आप ऑनलाइन भी इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप दूसरे फाइल पे क्लिक करेंगे जहाँ पे नोट्स है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास जो है वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। नोट्स को भी सिंपली आप लोग यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहें तो यहाँ पे आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे ये नोट्स आप लोगों को हर वक्त जो है वो अवेलेबल रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मोर पेजेस पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे जो है आपको मजीद जो है जितने भी नोट्स होंगे वो आप लोगों को नज़र आने लग जाएंगे। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 जो हमने अभी कवर किया है उसका जितना भी कोड होगा वो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉमेंट आउट करके रखे, तो आपने अगर कमेंट से हटाना तो जस्ट मैंने आपको तरीका बताया किस तरह कमेंट से हटाया जाता है। सिंपल। आज यहाँ पे आप इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आप इस फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सही है। तो हम चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। तो चैप्टर नंबर 3 के बारे में हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास कौन सी चीज़ें होती हैं, इफ़ एल्स एलिफ स्टेटमेंट्स जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको किस तरह जो है वो काम करना है जो है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। पहले जो है मैं इस चीज़ को कमेंट करके हम अपने चैप्टर नंबर 3 की जो है न्यू फाइल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। मैंने इसको कमेंट किया, इसको यहाँ पे इस फाइल को मैंने क्लोज किया, और यहाँ पे जो है हम एक्सप्लोरर पे जाके यहाँ पे इसके अंदर हम जो है वो न्यू फाइल जो है वो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे चैप्टर नंबर 3 chapter 03.py। ठीक है। यहाँ पे हमने फाइल क्रिएट कर ली। फाइल क्रिएट करते ही मैं यहाँ पे इस एक्सप्लोरर को जो है वो क्लोज करूँगा, यहाँ पे इसको इस साइड पे रखूँगा। CMD जो है इसको भी मैंने क्लोज किया, यहाँ पे इंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 3 की जो है पाइथन की फाइल जो है मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी। अब हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज़ कंट्रोल फ्लो। अब हमारे पास जो है वो कंट्रोल फ्लो क्या है। कंट्रोल फ्लो अलाउज योर प्रोग्राम टू मेक डिसीजंस। अब जब ऐसा होता है ना कि कभी कभी आपको कोई चीज़ करानी होती है और कोई चीज़ जो है वो प्रोग्राम में स्किप करानी होती है, तो बेसिकली तब जो है आप कंट्रोल फ्लो को यूज़ करते हैं, जो कि आपके प्रोग्राम का कंट्रोल रखता है कि कब कहाँ पर क्या चीज़ करनी चाहिए और कब कहाँ पर क्या चीज़ जो है वो स्किप करनी चाहिए। तो बेसिकली ये इसका काम है। अब इस कंट्रोल फ्लो में कुछ कंडीशन स्टेटमेंट्स होती हैं जिसे हम इफ़ एल्स एलिफ स्टेटमेंट कहते हैं, जो कि आपके प्रोग्राम का जो कंट्रोल है उसको मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि ये स्टेटमेंट्स बेसिकली किस टाइप के हैं। तो यहाँ पे हम एक सिंपल एग्जांपल जो है उससे समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपकी अम्मी ने जो है आपको जो है वो एक काम दिया है, जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आए हैं और आपकी वालदा ने आपको कहा कि बेटा जाओ और बिस्किट ले आओ। ठीक है। अब आप दुकान पे गए और वहाँ पे आपको बिस्किट नहीं मिले, तो आप जो अब स्टक हो गए हैं कि अब मैं क्या करूं,
मेरी वालदा ने मुझे कहा है कि बिस्किट लेके आओ, और वहाँ पे बिस्किट है ही नहीं। तो आप घर वापस आ गए और आपने वालदा को बोला कि वहाँ पर जो है वो बिस्किट नहीं है। ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे आप देखें कि अब वहाँ पे जब आप गए तो आपके प्रोग्राम ने कोई आउटपुट नहीं की, मतलब वहाँ पे जब आप गए तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिली। लेकिन अगर जो है आपकी वालदा आपको इस तरह बोले, जो आपकी मदर हैं वो आपको यहाँ पे इस तरह बोले कि बेटा जाओ मेहमान आए हुए हैं, अगर बिस्किट हो तो बिस्किट लेकर आओ, अगर बिस्किट ना हो तो जो है वो मिठाई लेके आ जाओ। ठीक है। अब ये उसने आपको दो चीजें दी, अगर बिस्किट हो तो बिस्किट लेकर आओ, अगर बिस्किट ना हो तब मिठाई लेके आओ, अगर बिस्किट हो तो फिर मिठाई नहीं लेके आना। अब ये बेसिकली एक कंडीशन है जो आपकी वालदा ने या जो आपकी मदर जो है उसने आपको बताई है। अब यहाँ पे बेसिकली इफ स्टेटमेंट लगती है। इफ स्टेटमेंट का यहाँ पे काम आता है इफ एंड एल्स स्टेटमेंट का। जब आपने प्रोग्राम को कोई चीज़ बतानी होती है ना कि ये जो मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज़ बता रहा हूँ, अगर ये प्रोग्राम में है तो इसको इस तरह जो है प्रिंट कर दो, फर्ज करो। अगर ये नहीं है तो वहाँ पे प्रोग्राम जो है वो कोई आउटपुट शो नहीं करेगा। लेकिन आप उससे बोलते हो अगर ये स्टेटमेंट यहाँ पे है या ये वैल्यू जो है उसको डिस्प्ले कर दो, लेकिन अगर वो वैल्यू मौजूद नहीं है तो फिर ये चीज़ जो है वो आप डिस्प्ले कर दो। तो ये बेसिकली इस तरह जो है वो काम करता है इफ एल्स। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे देखते हैं, स्टडी करते हैं। इंस्टेड ऑफ रनिंग ऑल लाइन्स वन बाय वन, सारी लाइन्स को एक एक करके जो है वो रन करने के बजाय पाइथन कैन डिसाइड, पाइथन डिसाइड करता है विच लाइन्स टू रन, कि कौन सी लाइन को जो है वो रन करना है बेस्ड ऑन कंडीशंस, कंडीशन के बेस पे, जो कि आपके पास ट्रू या फॉल्स जो है वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, वो हमारे पास है यहाँ पे इफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट को हम यहाँ पे देखते हैं। द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रन अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को मिसाल दी ना कि अगर आप लोगों को बिस्किट वहाँ पे ना मिले तो फिर आपने कुछ भी नहीं करना, तो ये भी यहाँ पे वही कर रहा है। अगर पाइथन का हमने एक प्रोग्राम लिखा है और हमने उसमें एक कंडीशन लगाई है कि अगर फर्ज करें कि एक जगह है वहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा दी कि अगर ये वाली चीज़ हो तो तब इन लाइन्स को रन करो, अदरवाइज अगर ये वाली चीज़ नहीं है तो इन लाइन को छोड़ दो, नीचे वाला प्रोग्राम जो है वो रन करो। तो यहाँ पे इफ कंडीशन जो है इस तरह काम करती है। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है, एज इज इक्वल टू 18। अब एज जो है वो 18 है। इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, अगर एज जो है वो या तो ग्रेटर देन है, बड़ी है, या 18 के बराबर है, 18 के बराबर है, तो तब क्या कर दो, प्रिंट कर दो यू आर एलिजिबल टू वोट। तब आप डिस्प्ले कर दो कि आप जो है वोट के लिए एलिजिबल हो। अगर यहाँ पर कोई भी कंडीशन, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, 18 जो है वो स्मॉल होता या 18 बराबर ना होता, यहाँ पे 17 होता, तो फिर यहाँ पे कुछ भी प्रिंट ना होता। अब यहाँ पे कैसे, हम यहाँ पे इसको देखते हैं। सिंपल, मैं यहाँ पे एज लिखता हूँ, एज इज इक्वल टू 18। अब जो भी बंदा जो होता है ना वोट करने वाला, उसकी मैक्सिमम जो है वो मिनिमम जो है वो एज कितनी होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। उससे नीचे वाला बंदा जो है वोट नहीं कर सकता। अच्छा सॉरी, यहाँ पे है। अब यहाँ पे एज इज इक्वल टू 18 हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इफ जो है वो कंडीशन लगाता हूँ। मैंने यहाँ पे जो है वो लिखा एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 लिखा, मैंने यहाँ पे कॉलन लगाया। ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लगाना है, कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे इंटर, जैसे ही आप इंटर करते हैं ना, तो यहाँ पे देखें अब शुरू में कुछ स्पेस आ गई है। अब ये जो स्पेस है ना, यही बेसिकली इंडेंटेशन है। अब ये इंडेंटेशन क्या होती है, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि वो स्पेस जिसके ज़रिए हमें पता चल सके कि जो आप नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं वो किसी कंडीशन के अंदर है या वो किसी कोड के ब्लॉक का है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अब जब मैं यहाँ पे इस कंडीशन को चेक करूँगा ना, तो अगर यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो ये जो स्पेस है, ये ना स्पेस, अब ये मतलब क्या है कि ये आपके पास एक हेडिंग फाइल है और ये उसका सब हेडिंग कोड है। ठीक है। अब सब हेडिंग कोड मतलब सब जो कोड होगा उसका जो मतलब उसके ब्लॉक बॉडी में होगा। अब ये उसकी बॉडी है ना, फर्ज करें ये उसका सर है, ये एक इंसान है और ये उसका सर है। ठीक है। और यहाँ पे जो स्पेसिस के बाद जो है वो शुरू होगा वो उसकी क्या होगी, बॉडी होगी। अब बॉडी तभी रन करेगी जब ये हेड जो है वो ट्रू होगा। अब ये सिंपल जो है आप लोग इसको समझ लें, बेसिकली ये इंडेंटेशंस होती हैं। अब वैसे जब हम नॉर्मली सी या C++ जो हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप लोग करली ब्रैकेट्स देते हैं। अब करली ब्रैकेट के अंदर आप लोग जो भी कोड लिखते हैं ना, वो कोड बेसिकली उसकी बॉडी होती है। मतलब कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो भी इस करली ब्रैकेट में लिखा होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। लेकिन पाइथन में ये ऐसा काम नहीं है। पाइथन में क्या है,
पाइथन में बेसिकली यहाँ पे स्पेसेस आ जाती हैं, बस जितना स्पेसेस में एक तरतीब के साथ अगर स्पेसेस होंगी तो इसका मतलब क्या होगा, ये सारा कोड जो है इस मतलब हेड जो कंडीशन है उसके साथ है। अब यहाँ पे कैसे, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा ना प्रिंट, मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा यू आर एलिजिबल फॉर द वोट, मैंने यहाँ पे लिखा यू आर एलिजिबल फॉर द वोट। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा ना, अब इसका मतलब ये है कि जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी ना तब ये लाइन रन होगी, ये जो प्रिंट वाली लाइन है ये तब रन होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो वहाँ पे आपको कोई आउटपुट देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब ये जो स्पेसेस हमने शुरू में लगाई है ना, ये स्पेसेस ये जाहिर कर रही हैं कि ये जो ऊपर वाली कंडीशन है ये उसकी बॉडी है, ठीक है। अगर ये कंडीशंस यहाँ पे नहीं होंगी, मतलब यहाँ पे अगर ये स्पेसेस नहीं होंगी तो फिर जो है ये एरर देगा और ये समझेगा कि ये प्रिंट जो है ये एक अलग स्टेटमेंट है। प्रिंट को ये एक अलग स्टेटमेंट समझेगा, ना कि इस कंडीशन की बॉडी। अगर आप चाहते हैं कि ये इसकी बॉडी बन के रहे, मतलब कि जब ये कंडीशन ट्रू हो तब ही ये प्रोग्राम ये जो लाइन है वो एग्जीक्यूट हो, तो तब आपने यहाँ पे स्पेसेस देनी है। बेसिकली हम नॉर्मली कितनी स्पेसेस देते हैं, 4 स्पेसेस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस बात को जो है वो याद रखें। बेसिकली हम नॉर्मली अगर किसी चीज़ को किसी मतलब लाइन को या किसी मतलब अगर आपके पास मजमूए है लाइंस का, अगर आपने उसको एक कंडीशन है उसकी जो है आपने उसकी बॉडी बनानी है तो आपने उन सब को 4 स्पेसेस के जो है वो हिसाब से रखना होगा। कैसे, अब यहाँ पे ये तो एक लाइन की बात हो रही है ना, फर्ज करो ये लाइन ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे ये 5 लाइन है। अब ये चारों की चारों लाइनें तब प्रिंट होगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर यहाँ पे एक लाइन भी इधर हो जाए ना, अब ये उसकी बॉडी नहीं है, देखिए ये सीधा एरर आ गया, सीधा एरर आ गया कि ये तो आपने गलत की है, ये तो उसकी बॉडी है ही नहीं, तो आपने उसको दरमियान में लिखा है तो ये सीधा एरर दे देता है। तो ये बेसिकली है, यहाँ पे आपने स्पेस लगाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना तो तब ये हमारे पास जो है वो रन होगा। मैं यहाँ पे इसको पहले यहाँ पे इसको हटाता हूँ और मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, ठीक है। मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास आ गया यू आर एलिजिबल फॉर द वोट। पहले मैं यहाँ पे इसको साइड पे जो है वो सेटअप करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो आउटपुट क्या है, यू आर एलिजिबल फॉर द वोट। अब यहाँ पे आप देखें कि जब ये 18 था तो ये कंडीशन ट्रू हुई, जब कंडीशन ट्रू हुई तो ये लाइन जो है वो तब यहाँ पे रन। अब अगर इस लाइन को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस लाइन को अगर मैं यहाँ पे बैक स्पेस का सॉरी मैं यहाँ पे इसको पीछे कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखें मुझे जो है वो क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पे एरर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको नीचे कर देता हूँ तब भी मुझे एरर मिलेगा, तब भी मुझे एरर मिलेगा, जितना भी मैं एंटर प्रेस करूँ मुझे एरर ही मिलने। क्यों? क्योंकि ये अब उसकी बॉडी नहीं रही ना, तो आपने उसको उसकी बॉडी में लिखना है। अब यहाँ पे मैं इसको दोबारा से ऊपर लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी बॉडी जो है वो यहाँ पे सेट करता हूँ। अब ये बेसिकली क्या है, उसकी बॉडी में आ गए। तो अगर यहाँ पे मैं 17 कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे 17 किया, अब 17 जो है 17 जो जिसकी एज होगी वो बंदा जो है वो एलिजिबल नहीं होगा वोटिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही वो इसको कंडीशंस को आपस में मैच करेगा, एज की जगह यहाँ पे 17 वैल्यू आएगी, 17 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, तो ये कंडीशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। जैसे ये रॉन्ग हो जाएगी तो ये बॉडी जो है ये प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। जैसे ही मैं इसको अब दोबारा से रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास प्रोग्राम तो रन हुआ लेकिन कोई भी आउटपुट जो है वो मेरे पास नज़र नहीं आई। तो ये बेसिकली होती है कंडीशंस कंट्रोल। प्रोग्राम का जो है वो कंट्रोल होता है कंडीशन पे, कंडीशन के बेस पे वो डिसीजन ले सकता है कि आप क्या उसने इस चीज़ को प्रिंट करना है या नहीं करना। तो इस तरह जो है आप लॉजिक बनाते हो। जब भी आप कोई बड़ा जो है सॉफ्टवेयर बनाओगे तो आप कहेंगे कि अगर कोई यूज़र जो है वो गलत इनपुट दे रहा है तो आपके प्रोग्राम को बोलेंगे कि आप यहाँ पे रुक जाओ, तो उसको बोलो कि ये गलत है, आप इसको सही करो, या आप कोई आउटपुट शो ना करो। तो ये जब आप लॉजिक बनाएंगे ना तब ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आपने खास तवज्जो देनी है, ठीक है। अब ये तो हमारा यहाँ पे हो गया सिंगल इफ स्टेटमेंट। अब उसके बाद हमारे पास एक और है, वो हमारे पास क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करता है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। पहले मैं इसको जो है वो यहाँ पे कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के बाद हम यहाँ पे हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे हेडिंग बना देता हूँ। जब आप लोग फाइल डाउनलोड करेंगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को तब जो है ये हेल्प रहेगी कि हमने यहाँ पे क्या किया, इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे मैं एक और ऊपर वाली को भी मैं हेडिंग यहाँ पे दे देता हूँ। ये मैं आप लोगों के लिए जो है वो कर रहा हूँ ताकि जब आप लोग इस कोडिंग की फाइल को जो है वो यहाँ पे जब डाउनलोड करेंगे तो आपके पास पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे कौन सी टॉपिक कवर किया और यहाँ पे कौन सा टॉपिक जो है वो हमने कवर किया। अच्छा, अब यहाँ पे फर्ज करें आपके पास एज जो है वो 17 है,
ठीक है, एज हमने ऊपर वेरिएबल बनाया हुआ है ना, एज जो है वो 17 है। अब हम यहाँ पे एक दोबारा से इफ एल्स को हम देखते हैं, इफ एल्स किस तरह काम करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। फर्ज करें जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि आपकी वालदा ने या आपकी अम्मी ने जो है वो आपको दो चीज़ों के बारे में बताया कि अगर बेटा मिठाई हो और बिस्किट हो तो बिस्किट लेके आना, अगर जो है बिस्किट ना हो तो फिर आपने मिठाई लेके आनी। तो यहाँ पर भी ये वही होगा। कंडीशन एक है क्या, मेहमान आए हुए हैं। कंडीशन क्या है, मेहमान आए हुए हैं। या यहाँ पे कंडीशन आप ये भी रख सकते हैं कि बिस्किट होंगे या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे सारा काम दारोमदार किस पे, बिस्किट्स पे। अगर बिस्किट होंगे तो आप लोगों को क्या होगा, आप लोग बिस्किट लेके चले जाओगे। अगर बिस्किट नहीं होंगे तो फिर आपको मिठाई लेके जानी। यहाँ पे ये तो नहीं है ना, आपके वालिदा ने आपको ये तो नहीं कहा कि मिठाई का पता करो कि मिठाई है या नहीं है, सिर्फ बिस्किट का कहा गया। सिर्फ एक कंडीशन पे आपका ये पूरा प्रोग्राम जो है वो बेस करेगा। अब वो कैसे, यहाँ पे हम एज की मिसाल हमने ली है, वोटिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जो 18 वो एज से कम होगा वो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगा, और जो 18 से ज़्यादा होगा वोटिंग के लिए एलिजिबल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एज है वो इज इक्वल टू 17 है। तो यहाँ पे हम एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ स्टेटमेंट मैंने लगाया, उसके बाद मैंने लिखा एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू अगर 18 है तो यहाँ पे आप क्या करो, प्रिंट करो यू आर एलिजिबल फॉर द वोट। ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर द वोट। अच्छा, अब ये तो हो गया कि अगर 18 या 18 से बड़ा हुआ कोई बंदा तो वो वोट के लिए एलिजिबल होगा। अब मैं यहाँ पे एक और लगाता हूँ एल्स। एल्स पार्ट मैंने लगाया। एल्स का मतलब होता है यहाँ पे एल्स, और यहाँ पे मैंने ये लगाया कॉलन लगाया। यहाँ पर भी आप कॉलन को ये स्पेस है, थोड़ा सा खूबसूरती आती है कोडिंग में। ठीक है, अच्छा जब मैंने यहाँ पे ये किया एंड देन मैंने यहाँ पे ये, और इसके बाद मैं लिखता हूँ प्रिंट। मैंने प्रिंट लिखा और मैंने लिखा यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोट। अब यहाँ पे भी मैंने एक स्टेटमेंट लिखी। अब यहाँ पे होगा क्या, पहले ये कंडीशन जो है ना वो चेक करेगी कि जो एज के अंदर वैल्यू है क्या वो बड़ी है या बराबर है 18 के। अगर तो बड़ी या बराबर हुई तो ये वाली स्टेटमेंट रन कर देगी, प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर द वोट। वो ये स्टेटमेंट जो है वो उसको रन कर देगा। अच्छा, अगर ये कंडीशन गलत हुई, अगर एज जो है वो 18 से कम हुई तो फिर ये इसको स्किप कर देगा और ये एल्स पार्ट जो है इसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। अब एल्स पार्ट बेसिकली क्या है आपके पास, जब कोई भी कंडीशन जब आपके पास ट्रू नहीं होगी तो फिर वो आखिर में क्या एग्जीक्यूट करेगा, एल्स पार्ट। मतलब कि जो आपके पास दूसरी जो आपके पास मतलब स्टेटमेंट है उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोट। अब इसने ये रन किया। पहली बार जब हमने देखा था, जब हमारे पास एज जो है वो 17 नहीं थी, 18 थी, तो उसने क्या रन किया था, यू आर एलिजिबल फॉर द वोट। जब हमारे पास एज 17 हमने लगाई थी तो वहाँ पे हमारे पास कुछ भी रन नहीं होता। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास कुछ भी रन नहीं हुआ, और जैसे ही हमने एल्स पार्ट लगाया तो वहाँ पे उसने एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट किया कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोट। सही, आप लोगों को समझ आई कि ये किस तरह काम कर रहा है। तो जब आपके पास कंडीशन ट्रू होगी तो इफ की जो बॉडी है, अब ये इफ की बॉडी के अंदर है ना, क्योंकि ये देखिए इफ के बाद लिखा हुआ है स्पेसेस के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एल्स की बॉडी आप देखें तो एल्स के बाद मैंने कुछ स्पेसेस लगाई और फिर मैंने प्रिंट वाली लाइन शुरू की। तो अब ये एल्स की बॉडी है। अगर ये कंडीशन रॉन्ग होगी तो तब एल्स की बॉडी चलेगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हमारे पास क्या चलेगी, इफ की बॉडी चलेगी। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस भी आप चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया सिंगल कंडीशन के लिए। अब मल्टीपल कंडीशन जब आपने चेक करनी है तो उसके लिए आपके पास है इफ एलिफ एल्स। ये आपके पास एक स्टेटमेंट है इफ एलिफ एल्स। अब आपने इसको किस तरह जो है वो यूज करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। मैं यहाँ पे इसको जो है वो यहाँ पे कमेंट करता हूँ। ठीक है, अब यूज एलिफ इल्स एफ व्हेन यू वांट टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। जब आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो ना, तब जो है आप इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो आप यूज करते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या होता है कि जब आप फर्ज करें कि आप चेक करना चाहते हैं कि एक कंडीशन जो है ये मेरे पास अगर ट्रू नहीं है तो इसकी फर्ज करें ये ट्रू है तो इसकी बॉडी जो है एग्जीक्यूट करो। अगर ये ट्रू नहीं है तो देन नेक्स्ट कंडीशन चेक करो। अगर वो कंडीशन जो है वो ट्रू है तो फिर उसकी बॉडी एग्जीक्यूट करो। अगर वो ट्रू नहीं है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन। जब आपने एक कंडीशन के बाद एक कंडीशन जो है वो आपने अगर चेक करनी हो तो देन जो है वो आप यहाँ पे क्या करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट जो है उसका आप यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल भी यहाँ पे आपको दी गई है, मार्क्स इज इक्वल टू 75। अब यहाँ पे मार्क्स जो है वो क्या है, 75 है। तो यहाँ पे पहले मार्क्स को चेक किया जा रहा है कि क्या मार्क्स जो है वो 90 से ग्रेटर देना है, तो फिर उसको ग्रेड जो है वो ए दो। जैसे कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में होता है
कि जब आपके नंबर जो है वो 90 से ज़्यादा होते हैं तो फिर वहाँ पे आपको ग्रेड ए मिलता है। यहाँ पे जब आपके नंबर जो है वो 80 से ज़्यादा होते हैं तो फिर आपको ग्रेड बी। इसी तरह जब आपके 70 से ज़्यादा होंगे तो फिर आपको ग्रेड सी। ठीक है। तो इसी तरह जब आपके बिल्कुल भी अगर इन ग्रेड्स में नहीं होगा, कोई भी आपको मतलब आपके नंबर जो है वो 70 से भी कम है, तो देन आपको ग्रेड डी जो है वो आपको यहाँ पे असाइन किया जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास होती है इफ एल इफ एल्स। जब हम कंडीशन यूज करते हैं तो तब हम ये चीज़ जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सही है। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को देखते हैं। मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, एक हेडिंग दूंगा, इफ एल इफ सॉरी एल्स स्टेटमेंट। ठीक है। अब हम यहाँ पे इफ एल स्टेटमेंट जो है उसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सही है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे पहले हम यहाँ पे फर्ज करें कि मैथ्स के आपके नंबर है। ठीक है। मैथ्स जो है, अब मैथ्स तो बहुत से स्टूडेंट्स को जो है पसंद नहीं होती, और मुझे जो है बहुत पसंद है, और मेरे जो है हमेशा जो है 90 से ज़्यादा नंबर हैं। अब आप देखते हैं कि आप लोगों के कितने नंबर हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग मैथ में जो है वो कितने ज़्यादा ज़हीन हैं। ठीक है। अब मैथ जो है फ़र्ज़ करें कि मेरे इसमें नंबर है, मैं यहाँ पे अपने नंबर लगाऊंगा जो कि अभी रिसेंटली मेरे आए हैं, वो है 96। ठीक है। तो अब देखते हैं आपके कितने हैं। 100 में से 100 भी आते हैं, कुछ और भी ज़्यादा ज़हीन स्टूडेंट्स होंगे जिनके 100 में से 100 भी आएंगे। बाकी जो है ना मुझे इंग्लिश वगैरह आती है, ना ही कुछ मेरे जो है वो नंबर इतने ज़्यादा, लेकिन मैथ जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ और ये कंप्यूटर साइंस। ठीक है। तो इन दोनों में मेरे नंबर हमेशा जो है वो हाई होते हैं। उसके बाद इंग्लिश वगैरह उनमें मेरे नंबर जो है वो कम होते हैं। अब देखते हैं कि आप लोग जो है वो किस चीज़ में ज़्यादा नंबर हैं, मैथ या बाकी सब्जेक्ट्स। तो आप सब ने जो है कमेंट बताना है कि आप मैथ में कितने इंटेलिजेंट है। कुछ बंदे जो होते हैं ना वो प्रोग्रामिंग सीखने तो आते हैं, लेकिन मैथ में जो है वो बिल्कुल मतलब नील बटा नील। तो जब मैथ आप लोगों को नहीं आएगी तो फिर प्रोग्रामिंग सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैथ जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है प्रोग्रामिंग में। ठीक है। मैथ्स का ही सारा खेल है, नंबर्स का ही सारा खेल है। ठीक है। प्रोग्रामिंग अगर आप लोग सीख रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। ठीक है। जिनको नहीं भी आती तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सीख नहीं सकते, हर बंदा सीख सकते हैं, बस आप लोगों को थोड़ा क्या करना होगा, फोकस करना होगा। सही है। मैथ्स इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 96 लिखा, मैं मैथ्स मार्क्स लिख लेता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर लेगा, मैथ मार्क्स। ठीक है। मैंने यहाँ पे इस तरह कर लिया मार्क्स। अच्छा, अब यहाँ पे 96 लिख लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मुझे जो है क्या ग्रेड मिलेगा। ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैथ मार्क्स। अब मैथ सब्जेक्ट्स में जो है मेरे पास मार्क्स जो है वो कितने आएंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये 90 हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90, तो फिर हमारे पास जो है हमें क्या मिलता है, सॉरी मैंने यहाँ पे कॉलर नहीं लगाया, तो कॉलर नहीं लगाएंगे तो वो कंडीशन जो है आपके पास एरर थ्रो करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट। प्रिंट के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रेड एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्रेड ए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को जो है वो यहाँ पे लगाया। अब यहाँ पे आप इसको कॉपी का जो है मैं कॉपी नहीं करना चाहता, फिलहाल इसको मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन लगाऊंगा, एलिफ मैंने लगाया। मैं कहूँगा कि मैथ मार्क्स को फिर से चेक करो, मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब ग्रेटर देन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 80। अगर आपके मार्क्स जो है वो 80 से जो है वो ज़्यादा है या 80 के बराबर है, 80 से लेकर 90 तक, क्योंकि अगर 90 से ज़्यादा होते तो फिर तो ये वाली कंडीशन चल जानी थी, और बाकी जितनी भी कंडीशंस आप लगाते हैं वो तो रानी नहीं होनी थी, सिर्फ इनमें से एक कंडीशन चलती है। अब वो एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी, वो कौन से वाली होगी, ये यहाँ पे आप उसको कंट्रोल दे रहे हो, डिसीजन करने की सलाहियत दे रहे हो, तो वो यहाँ पे खुद डिसाइड करेगा कि अब उसने क्या रन करना है। अब अगर आपके 90 से लेके 100 तक, बेसिकली मार्क्स बेसिकली हमारे पास 100 तक होते हैं ना, अगर मार्क्स जो है 90 से लेके 100 तक होंगे तो वो यहाँ पे क्या चलेगा, ग्रेड ए चलेगा। अब यहाँ पे मैंने लगाया कि मैथ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अब लाजिम बात है ये 90 से ज्यादा नहीं थे या 90 के बराबर नहीं थे, तब भी ये दूसरी कंडीशन पे आएगा ना। अब यहाँ पे क्या होगा, 80 से लेके कहाँ तक चलेगा, 90 तक, मतलब ये चेक करेगा कि 80 से 90 के दरमियान जो है मार्क्स हैं, क्या कोई 80 के बराबर या 90 तक जो है 89 तक मार्क्स है, अगर है तो यहाँ पे उसको ग्रेड क्या दे दो, प्रिंट। एंड यहाँ पे हमने ग्रेड में क्या लिखना है, ग्रेड बी। आपको क्या ग्रेड मिलेगा, ग्रेड बी आपको मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ। अब बार बार जो है मैं तो कॉपी पेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा करता हूँ प्रोग्रामिंग में, आप लोग भी सीख जाओगे। कॉपी पेस्ट से सारा काम हम करते हैं, हमारी एक शॉर्टकट लेने की आदत होती है, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे, मैं लिखूंगा कि अगर 70 है तो वहाँ पे उसको ग्रेड क्या कर दो, सी कर दो। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रेड सी किया। अब मैं लिखूंगा कि अगर जो है वो क्या है, 60 है तो उसको क्या कर दो, ग्रेड डी। थोड़ा सा हम हट के प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें हमने एक कंडीशन जो है यहाँ पे ज़्यादा कर दी।
अब एल्स, ठीक है। अब अगर आप लोगों के पास इनमें से कोई कंडीशन भी जो है वो ट्रू नहीं हो तो इसका मतलब क्या है कि आपके मार्क्स जो है वो क्या हो गए, 60 से भी कम हो गए। तो वहाँ पे हम क्या, हमारे पास जो है वो कौन सी कंडीशन यूज हो जाए, वहाँ पे हमारे पास यूज हो जाए प्रिंट, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ग्रेड एफ, मतलब फेल। ग्रेड ई भी आप कर सकते हैं, एफ भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे फेल कर देता हूँ, फर्ज करें कि हमारे पास ग्रेड एफ आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ ना, हमारे पास मार्क्स कितने हैं, 96। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे मैंने इसको रन किया तो हमारे पास क्या है, ग्रेड ए। अब क्यों, क्योंकि मार्क्स जो है वो मेरे पास कितने हैं, 96 है। अब अगर मार्क्स को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, फर्ज करें कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 61 करता हूँ, तो अब आप खुद अपने माइंड में सोचेंगे यहाँ पे कौन सी कंडीशन जो है वो रन होगी। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे ये कंडीशन रन होगी, ग्रेड डी वाली। क्यों, क्योंकि मार्क्स जो है 61 है, 70 ज़्यादा होते तो 70 वाली चलती, लेकिन 70 ना 70 है ना 70 से ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 60 चेक करेगा, 60 या 60 से ज़्यादा वाले चेक करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 61 है, तो बेसिकली ये कंडीशन जो है हमारे पास यूज़ होगी, ये तीनों जो है वो रॉन्ग होगी। तो यहाँ पे इन तीनों को जो है वो स्किप करेगा, इसको रन करेगा, और इसके बाद भी अगर जितनी भी कंडीशन होती, फर्ज करो यहाँ पे अगर 200 कंडीशन और भी होती ना, वो उसको भी स्किप कर देता। क्यों, बस एक कंडीशन चल गई, इसका मतलब जो है उसने अपनी मंजिल ढूंढ ली, और उसके बाद आने वाली, उससे पहले आने वाली सारी कंडीशन को वो स्किप करेगा, और सिर्फ उस कंडीशन की जो भी आउटपुट होगी उसको रन करेगा। अब यहाँ पे मैं तो फिलहाल सिंगल स्टेटमेंट्स के साथ काम कर रहा हूँ ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट लिख दिया। अब फर्ज करें कि यहाँ पे अगर आपके ये जो है ना 60 जो है मार्क्स आप चेक करना चाहते हैं, फिर उसके बाद आप चेक करना चाहते हैं कि 60 मार्क्स इसके जो हैं उसकी परसेंटेज क्या है, फला मतलब क्या है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आप कुछ और भी चीज़ें जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा अभी अगर जितनी भी हैं वो स्पेस के अंदर होंगी, ठीक है, जितनी भी स्पेस के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी इसकी बॉडी होगी। अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू हुई तो वो सारी कंडीशन जो है वो चलेंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, ग्रेड डी, ठीक है। जो हमने यहाँ पे देखा हमारे पास क्या आया, ग्रेड डी। उसके बाद ये तो हो गया हमारा क्या, इफ एल्फ एल्स स्टेटमेंट। अब इसके बाद हमने यहाँ पर इंडेंटेशन है हमारा नोट्स में, इंडेंटेशन को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इंडेंटेशन क्या होता है। इन पाइथन इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शोज विच लाइन आर इनसाइड द इफ ब्लॉक, यूजुअली 4 स्पेसेस आर 1 टैब इज यूज। या तो आप 4 स्पेसेस यूज कर सकते हैं, स्पेस 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 स्पेस। अगर आप स्पेसेस यूज नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे सिंपल एक टैब का जो बटन होता है वहाँ पे आप प्रेस करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसको अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको बैक करता हूँ और यहाँ पे मैं टैब के एक बटन प्रेस करता हूँ, तो वो टैब का जो एक बटन होता है वो बेसिकली 4 स्पेसेस को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, तो वो 4 स्पेसेस जो है वो यहाँ पे ले लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया हमारे पास क्या, इफ एल्फ एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेस्टेड कंडीशंस। अब नेस्टेड कंडीशंस हमारे पास क्या होती है, नेस्टेड कंडीशंस बेसिकली कंडीशन के अंदर कंडीशन। अब इसकी भी मैं आप लोगों को पहले मिसाल दूंगा, तब जब है हम आगे जाके इसको समझेंगे। अब नेस्टेड कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट्स में, यू कैन प्लेस वन इफ इनसाइड अनदर, दिस इज कॉल्ड अ नेस्टेड कंडीशन। अगर इफ एक हमारे पास इफ कंडीशन है, उसके अंदर एक दूसरी इफ कंडीशन लगी हुई है, तो वो बेसिकली क्या होगी हमारे पास, नेस्टेड कंडीशंस। अब इसको हम देखेंगे कि बेसिकली क्या होती है। पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि फर्ज करें वो एग्जांपल बिस्किट वाली, आपकी वालदा ने आपको बोला कि जाओ बिस्किट ले आओ। अब उन्होंने बिस्किट लाने का बोला और ये भी बोला कि अगर बिस्किट ना हो तो मिठाई ले आओ, ठीक है। ये हमारा पहले से जो हम इस एग्जांपल को जो है वो देख रहे हैं। अब इसके अंदर वो एक और कंडीशन ऐड करते हैं, आपकी वालदा आपको बोलते हैं कि बेटा जाओ और बिस्किट लेके आओ। अब वो यहाँ पे आपको बोलते हैं कि अगर जो है वो चॉकलेट बिस्किट हो तो वो लेके आना, अदरवाइज जो है वो आप मिठाई लेके आना। एक तो उन्होंने बोला कि बिस्किट लेके आओ, और बिस्किट में भी उन्होंने क्या बोला कि चॉकलेट बिस्किट लेके आओ। अगर वो ना हो तो फिर क्या करो, आप मिठाई ले आओ। अब ये बेसिकली उन्होंने कंडीशन के अंदर कंडीशन, और जब वो दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाए तो जो है आप यहाँ पे क्या करो, मिठाई लेके। अब ये बेसिकली उनका एक मतलब राय थी या उनकी एक डिमांड थी जो यहाँ पे आपने पूरी करनी थी। अब ये आपने, अच्छा देखिए, जब आपकी वालदा ने ना आपको ये चीज़ बोली कि बिस्किट लेके आओ, और बिस्किट भी अगर चॉकलेट वाले हों तब लेके आना, अदरवाइज आप मिठाई ले आओ, उन्होंने आपको डिसीजन कैपेबिलिटी दे दी, उन्होंने आपको डिसीजन करने की सलाहियत दे दी कि अब आप जो है खुद इसमें से डिसाइड करो कि जो चीज़ आप दुकान पे जाओ और वहाँ पे उससे पूछो अगर ये चीज़ हो तो ठीक है, अदरवाइज मुझे ये चीज़ दो। देखो अब आप डिसीजन कर रहे हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप कोई भी बिस्किट लेके जा सकते हैं ना, कोई भी रैंडम बिस्किट लेके जा सकते हैं, लेकिन नहीं, अब आप जो है प्रोग्राम को समझ रहे हैं, मतलब आप उनकी बात को समझ रहे हैं,
और उसकी बेस पे आप जो है अमल कर रहे हैं। तो इसी तरह जो है प्रोग्राम पे भी हम नेस्टेड कंडीशन जो है वो यूज करते हैं, मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन। पहले मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, मैंने इसको कमेंट आउट किया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे इसको एक हेडिंग देता हूँ, नेस्टेड कंडीशन। ठीक है, नेस्टेड कंडीशन मैंने हेडिंग दी। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे कि बेसिकली हमारे पास किस तरह जो है वो काम करता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज इज इक्वल टू 20, जो कि हमारा प्रोग्राम है। अब दूसरी वो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिटीजन। सिटीजन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर वो कोई सिटीजन है, वो क्या है, मैं यहाँ पे सिटीजन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे थोड़ा प्रोग्राम को चेंज कर रहा हूँ, पाकिस्तान। अब आपकी एज जो है वो 20 है और आप सिटीजन हैं पाकिस्तान के, या आप जो है यूके के सिटीजन हैं, किसके, यूके के, और आप जो है पाकिस्तान के अंदर हैं और आप वोट करना चाहते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर हैं और आप वोट करना चाहते हैं, तो बेसिकली इसको हम यहाँ पे किस तरह चेक करेंगे, इसका हम लॉजिक किस तरह बनाएंगे, और हम यहाँ पे उससे बताएंगे कि आप वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब ये आपने इसका लॉजिक बनाना है, वो किस तरह बनाएंगे हम यहाँ पे देखते हैं। मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाता हूँ और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि क्या पहले तो वोटिंग के लिए जो एज है वो क्या होनी चाहिए, 18 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लगाया कॉलन, और दूसरी क्या, अब ये तो हो गया कि अगर ये एज बड़ी होगी ना 18 से, तब भी इसके अंदर वाली कंडीशन चेक होगी। अदरवाइज अगर वो 18 से बड़ा ही नहीं है तो फिर हमें क्या लेना देना कि वो यूके से है, पाकिस्तान से है, या वो यूएसए से है, ठीक है, या वो दुबई से है, तो वो जिधर से भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जब उसकी उम्र ही नहीं है वोट डालने की, तो फिर वो वोट डाल ही नहीं पाएगा। वो सीधे सीधा हम उसको बोल देंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोट, हमें उसकी सिटीजन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर फर्ज करें कि वो 20 का है और वो है यूके का, तो हमने पहले तो उससे पता किया है कि आपकी एज कितनी है, क्या आपकी एज जो है वो बड़ी है 18 से। और दूसरी कंडीशन में हम चेक करेंगे इफ जो सिटीजन है वो इक्वल है, किसके बराबर है, क्या पाकिस्तान के, क्या वो पाकिस्तान के बराबर है, मतलब वो पाकिस्तान से कंपेयर करता है, क्या वो ही पाकिस्तान का सिटीजन है। तो यहाँ पे मैंने लगाया कॉलन, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट यू आर, या मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यू कैन वोट, आप वोट दे सकते हैं। ठीक है, यू कैन वोट। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें मैंने ये कंडीशन लगाई ना, इस कंडीशन की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस इंडेंटेशन के बाद ये जो हमने 4 हमारे पास इंडेंटेशन आ गई ना, ये फिर उसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है। अब फिर देखें तो मैंने फिर आगे कंडीशन ही लगाई है, ये आप ये देखें तो ये भी तो एक कंडीशन है। अब इस कंडीशन के लिए इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि ये जहाँ पे प्रिंट पड़ा है यहाँ से स्टार्ट होगी। कंडीशन के अंदर कंडीशन अगर आप लगाएंगे तो उसके लिए भी आपको इंडेंटेशन लगानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कि यहाँ पे इस कंडीशन की बॉडी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर आप इस इस कंडीशन के अंदर जो है काम करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे जो है वो काम करना पड़ेगा। ये तो मैंने ये लगा दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एल्स लगाता हूँ। एल्स अगर वो जो है पाकिस्तान का नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करो, यहाँ पे लिखो यू ओनली सिटीजन कैन वोट। मैं यहाँ पे हम बस से सही है यही स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो कि नोट्स के अंदर है, ओनली सिटीजन्स कैन वोट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ समझाता हूँ। अगर उसकी एज 20 है तो पहले ये कंडीशन चेक होगी, अगर उसकी एज जो है वो 18 से ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 है तो बिल्कुल है, उसकी एज 20 है, ये कंडीशन ट्रू होगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस कंडीशन की बॉडी के अंदर आएगा प्रोग्राम, इस कंडीशन की बॉडी के अंदर आया प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसको बोलेंगे कि यू कैन वोट। अगर वो पाकिस्तानी है तो हम उसको बोलेंगे वो क्या मतलब पाकिस्तान से है तो वो बेसिकली क्या कर रहेगा, यू कैन वोट, वो वोट कर सकता है। अगर वो जो है पाकिस्तान का नहीं है तो हम उसे बोलेंगे ओनली सिटीजन कैन वोट। अच्छा, अब ये तो हो गया कि सिटीजन जो है वो वोट कर सकते हैं या नहीं। अब यहाँ पे अगर फर्ज करो पहली बार कंडीशन गलत हो गई, ये कंडीशन ही गलत हो गई, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम इस इफ का एल्स पार्ट लिखेंगे। ये जो इफ है ना, इसका एल्स पार्ट तो ये पड़ा है। ठीक है,
अब इस कंडीशन का भी तो एल्स पार्ट होना चाहिए ना, कि अगर 18 से उसकी उम्र कम है तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि आपकी जो है वो उम्र 18 नहीं है, आप 18 एज के नहीं है, आप जो है वोट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी जो है वो एज जो है वो कम है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स। एल्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो कि हमारे पास जो है यू मस्ट बी 18, आपको 18 का होना चाहिए या आर ओल्डर टू वोट, या आपको उससे 18 से जो है उम्र आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, तब भी जो है आप वोट कर सकते हैं। अब ये आप यहाँ पे देखें, अगर उसकी एज 18 या 18 से बड़ी हुई तो वो वोट कर सकते हैं, लेकिन वोट करने के लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या वो पाकिस्तान से। अगर वो पाकिस्तान से है तो हम बोलेंगे कि ठीक है आप वोट कर सकते हैं। अगर वो पाकिस्तान से नहीं है तो हम उसको बोलेंगे यू कैन नॉट, ओनली सिटीजन कैन वोट। अगर उसकी एज जो है वो 18 से ही कम है तो हम उसे बोलेंगे कि योर एज मस्ट बी 18, आपकी एज जो है वो 18 होनी चाहिए या आप 18 से जो है वो बड़े होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, जब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ ना, अब यहाँ पे तो उसकी एज 20 है और वो यूके का सिटीजन है, तो आपके मुताबिक वो क्या आएगा, आपके मेरे मुताबिक ये वाली लाइन प्रिंट होगी, ओनली सिटीजन कैन वोट। क्यों? ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये वाली चीज़ स्किप हो जाएगी और ये वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और बाकी सारी चीज़ें जो है वो स्किप हो जाएंगी। जैसे मैं इसको रन करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखें ओनली सिटीजन कैन वोट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली सिटीजन कैन वोट लिखा हुआ आ रहा है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे 17 कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक 10 साल का बच्चा है, वो गया हुआ है कि जी मुझे वोट देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें वो यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है, यू मस्ट बी 18 आर एल्डर टू वोट। या तो आप 18 के होने चाहिए या आप उससे बड़े होने चाहिए, तभी आप वोट कर सकते हैं। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कि एक तो वो 18 साल का है, 18 ईयर का, ऊपर से वो किससे है, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के। तो अब वो क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ लिख आएगा यू कैन वोट। अब ये है बेसिकली नेस्टेड कंडीशंस। आप कंडीशन के अंदर कंडीशंस को यूज़ करके आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक लॉजिक बना सकते हैं। तो इस चीज़ पे आपने भरपूर प्रैक्टिस करनी है, असाइनमेंट्स में भी आपकी ये चीज़ें होंगी। और जब आपने ये चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट करना है, या अगर आपने यहाँ तक भी कंप्लीट कर ले तो आप यहाँ पे इसको स्टॉप करें और देखें वहाँ पे इफ़ एल्स के अगर कोई असाइनमेंट में कोई चैप्टर नंबर 3 में कोई टॉपिक है तो उसको आप उठाएं, उसका प्रोग्राम बनाएं बगैर चैट AI को यूज़ किए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे आपको AI यूज़ करना सिखा रहा हूँ। आप जब आपके एरर वगैरह आ जाए और जब आपका जो है वो कोई मसला आ जाए, अगर आपको थ्योरी रीड करनी हो तब आप AI का यूज़ करें। ऐसा नहीं कि मैं आपको असाइनमेंट दूँ और आप जस्ट उस जगह पेस्ट करें और जाके उधर से जो है आप कोड लेके आ जाए, ताकि आपको समझ भी ना आए कि यहाँ पे जो है आप खुद किस तरह लॉजिक बना सकते हैं। तो आपने खुद भी लॉजिक बनाना सीखना है ना, डायरेक्ट AI से तो हर चीज़ नहीं करानी ना। ठीक है, अच्छा, यूज़ नेस्टेड इफ ओनली व्हेन नीडेड। अच्छा, आप नेस्टेड इफ सिर्फ तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो। टू मच नेस्टिंग कैन मेक कोड हार्डर टू रीड। अगर आप बहुत ज़्यादा कंडीशन के अंदर कंडीशन यूज़ करने लग जाएंगे, इस तरह फ़र्ज़ करें अब ये कंडीशन है, इसके अंदर आपने एक और कंडीशन, फिर इसके अंदर एक और कंडीशन, फिर उसके अंदर एक और कंडीशन आपने लगा दी, तो फिर इसको आप जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे बहुत ज़्यादा। ये तभी आप करना है जब आपको ज़रूरत हो। अगर इसका अल्टरनेट मौजूद हो तो फिर आपने इसका अल्टरनेट करना है। वो किस तरह, वो जब हम आगे जाके प्रोग्राम बनाते रहेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि यहाँ पे नेस्टेड इफ के अल्टरनेट भी हैं और यहाँ पे हम कोई और तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उस तरह से भी जो है इसको डील करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक और है मैच केस स्टेटमेंट। ये भी कंडीशन स्टेटमेंट है। तो ये बेसिकली जैसे आपके MCQs नहीं होते वैसे होती है। आपको एक क्वेश्चन दिया गया होता है, उसके नीचे आपको 3-4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट होता है, वो रन हो जाता है और बाकी जो है वो स्किप हो जाता है। तो ये बेसिकली उस तरह काम करता है MCQs की तरह। अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि बेसिकली ये किस तरह काम करता है। पहले मैं यहाँ पे हेडिंग लगाता हूँ ना इसकी, मैच केस स्टेटमेंट। ठीक है, मैच केस स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे इसकी हेडिंग दी। अब हम थोड़ा सा पहले इसको रीड करते हैं। मैच इज सिमिलर टू स्विच इन अदर लैंग्वेजेस। अब C या C++ अगर आप में से किसी ने की है या आपने अगर जावा या इस तरह कोई लैंग्वेज की है तो वहाँ पे मैच को यहाँ पे स्विच बोला जाता है। वहाँ पे मैच को क्या बोला जाता है, स्विच केस। वहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, स्विच केस। और पाइथन के अंदर इसको क्या बोला जाता है, मैच केस। अब देखिए फ़र्क है, सिर्फ नाम में फ़र्क है, बाकी कंसेप्ट लॉजिक हर जगह एक ही होता है।
अगर आपने पाइथन सीख लिया, आपने सी प्लस प्लस सीख लिया, आपने सी सीख ली, बस वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप अगर प्रिंट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने प्रिंट एफ यूज़ करना होगा, अगर आप सी शार्प कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने राइट लाइन यूज़ करना होगा। बस सिर्फ नाम चेंज होते हैं, बाकी कंसेप्ट हर जगह सेम होते हैं, हर जगह डेटा टाइप्स वही, वेरिएबल्स बनाने के तरीके वही, कंसेप्ट वही, इफ एल्स का जो कंसेप्ट है वो वही, नेस्टेड इफ जो आप हमने पढ़ चुके हैं उसका कंसेप्ट वही, हर जगह कंसेप्ट एक ही होता है, बस सिर्फ उसके सिंटैक्स चेंज होता है, लिखने का तरीका अलग अलग होता है, वो तो बंदा सीख ही लेता है, वो इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे मैच केस को देखते हैं। इट चेक्स द वैल्यू और मैच इट विद केसेस। आप यहाँ पे चेक करते हैं उसकी वैल्यू को और उसकी वैल्यू को मैच करते हैं दूसरे जो नीचे ऑप्शंस होते हैं, और जो उसमें से मैच हो गया उसको आप टिक कर देते हैं। फर्ज करें जैसे एमसीक्यूज होते हैं, वहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाता है, वो चल जाता है, और बाकी जो है वो स्किप हो जाता है। अब यहाँ पे कैसे होते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। दिस फीचर्स वर्क्स इन पाइथन 3.10 एंड अबव ओनली। अच्छा, ये अगर आपके पास पाइथन का जो है 3.9 जिस तरह का कोई वर्जन है, पुराना बहुत ही ओल्ड वर्जन, तो वो उस पर रन नहीं करेगा। ये 10 या उसके बाद के जितने भी वर्जन है उन पे ये काम करता है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है, डे इज इक्वल टू मंडे, मैच डे। अब डे को वो कह रहा है मैच करो, केस मंडे प्रिंट स्टार्ट ऑफ द वीक, केस फ्राइडे ऑलमोस्ट वीकेंड, केस कुछ भी नहीं तो सिंपल जस्ट अनदर डे। तो यहाँ पे बेसिकली ये एक आप लोगों के पास एक एग्जांपल दी गई है, आप इसको भी रन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल करूँगा, आप उसको भी रन कर सकते हैं। केस अंडरस्कोर वर्क्स लाइक अ डिफॉल्ट इन अदर लैंग्वेजेस with when no case matches, match case is useful when you want to check many fixed values। अब हम यहाँ पे एक अपनी एग्जांपल करते हैं ना, ये तो हो गया नोट्स वाली, आप इसको भी परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सी अलग करूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा, फर्ज करें कि मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू क्या कर देता हूँ कि 20, और उसके बाद c में मैं एक वैल्यू देता हूँ जो कि है a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको असाइन किया, वैल्यूज असाइन की, फिर उसके बाद हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाया, और उसका जो भी रिजल्ट हुआ वो किसके पास चला गया, सी के पास चला गया। अब यहाँ पे ए और बी प्लस होंगे ना, ए और बी की जो भी वैल्यू होगी, मतलब ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, वो दोनों आपस में प्लस होंगे, प्लस होकर उनका जो भी वैल्यू बनेगी, जो भी आंसर आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, वो सी में स्टोर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि सी को हम मैच करते हैं कि सी का आंसर क्या है। तो मैं यहाँ पे फर्ज करें कि आपके जैसे एमसीक्यूज होते हैं, मैं कहता हूँ मैच, मैंने मैच लिखा और मैंने लिखा सी, किसको मैच करना है, सी को मैच करना है। पहला केस मैंने दिया केस, और मैंने यहाँ पे लिखा कि क्या आंसर जो है वो 10 है, केस 10। ठीक है, मैंने इस तरह लिख लिया कि आंसर जो है 10, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट आंसर इज 10। मैंने सिंपल लिख लिया। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, एंड नीचे जो है मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आंसर जो है वो 20 है, तो यहाँ पे आप लिख दो आंसर जो है वो क्या है, वो 20 है। ठीक है, इस तरह। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आंसर जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 30 है, तो आंसर 30 है। अगर यहाँ पे इनमें से कोई आंसर भी मैच नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे क्या करो, केस आपने लिखना है, आपने अंडरस्कोर लगाना है, और यहाँ पे लिखें सॉरी मैंने यहाँ पे स्पेस कर दी। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, प्रिंट आंसर नॉट फाउंड, आंसर जो है वो फाउंड नहीं हुआ। ठीक है, आंसर नॉट मैच लिख लें, आंसर नॉट मैच। तो ये बेसिकली आपके पास जो है मतलब 4 ऑप्शन आ जाते हैं, या आप जितने भी देना चाहें, आप यहाँ पे 100 से ज़्यादा केसेस भी देना चाहें ना तो आप दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे 15 भी केसेस दे सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल रखा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अब यहाँ पे आप देखें बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू है 20, और सी जो है उसको हमने जब ए और बी को प्लस किया, उसकी जो भी वैल्यू है वो सी के अंदर चली गई। अब मुझे नहीं पता कि सी के अंदर कौन सी वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी रकम भी तो हो सकती है ना, जैसे कि यहाँ पे फर्ज करें कि कोई बहुत बड़ी रकम है, जैसे कि 4131, फिर उसमें से जब आप माइनस करने हैं 2149, तो वहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा कि आपके पास क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आप कैसे लगा दें कि इसमें से कोई भी हो, तो वो जो है आप मुझे यहाँ पे बता दो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, उसकी जो भी आंसर हो वो सी में चला जाए, और मैंने यहाँ पे बोला कि सी में जो भी वैल्यू है अगर वो 10 है तो यहाँ पे आप प्रिंट कर दो आंसर इज 10। अगर आपके पास जो है वो 10 नहीं है तो आप यहाँ पे चेक करो कि 20, अगर वो 20 है तो आंसर इज 20, अगर वो 30 है तो आंसर इज 30,
अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो मैंने अंडरस्कोर वाला एक केस लगा और मैंने यहाँ पे बोला कि आंसर नॉट फाउंड, आप इस तरह कोई चीज़ जो है वो प्रिंट कर दो। आप बोलो कि आंसर नॉट फाउंड, या जो है आप कुछ भी बोल सकते हो, आंसर फेल्ड या कैलकुलेशन फेल्ड, इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। रिजल्ट नॉट फाउंड, इस तरह जो भी आपका यहाँ पे दिल चाहे वो आप लिख सकते हो। और जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको रन किया तो आंसर इज 30 जो है वो यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो गया। तो इस तरह जो है आप मैच के स्टेटमेंट का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और एमसीक्यूज टाइप का होता है, मतलब ये एक सिंपल मैंने आप लोगों को बताया कि ये किस तरह काम करता है, ये जैसे एमसीक्यूज वगैरह जो है वो काम करते हैं। सॉरी जो है वो हम यहाँ पे नीचे चले गए, ये हमारा जो है मैच केस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। मैच केस को हमने देखा। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जाना है सीधा यहाँ पे जाने के बाद आपने असाइनमेंट्स ओपन करनी है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि किस तरह आपने ओपन करनी है। आपने यहाँ पे क्लिक करके इस फाइल को जो है वो डाउनलोड भी कर लेना है। और यहाँ पे आप देखें चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपके पास जो है आपको क्या किया होगा, कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, ये आपने जो है खुद परफॉर्म करने हैं, कोडिंग करनी है और कमेंट में बताना है कि आपने ये परफॉर्म किए हैं या नहीं। और यहाँ पे देखें राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज पॉजिटिव, आपको प्रोग्राम आपने लिखना है और आपने चेक करना है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपने एक वैल्यू लेनी है, देखना है कि वो वैल्यू जो है यूज़र से आप वैल्यू इनपुट करा लें और फिर आप चेक करें कि क्या वो वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और आप किस तरह चेक करा सकते हैं, या वो वैल्यू 0 है तो आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मैंने आपको सब पढ़ाया, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाया, कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ाया, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ाए हैं, उसके बाद एल्स, इफ़ एल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको पढ़ाई हैं। तो आपने उन सब चीज़ों को मिला के कोई ना कोई लॉजिक बनाना है, आपने इस प्रोग्राम को खुद सॉल्व करना है, ना कि आप जो है चैट जीपीटी के पास चले जाएं। जब आपके पास बिल्कुल सॉल्व ना हो ना, बिल्कुल मतलब आप 10-12 बार ट्राई करें, लॉजिक बनाएं, बार बार बनाएं, गलत हो बार बार बनाएं, एरर आता है बार बार बनाएं और आपके पास ना बन रहा हो, फिर जो है आप जो है चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं, ना कि फुल जो है वो, या poe.com से आप क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, ना कि फुल ऐसे जो है आप उसको बस आप उसको यहाँ चौटाते जाएं और देते जाएं और आप जो है वहाँ पे उसको देख रहे होंगे, अच्छा तो ये तो ऐसे होता है, और ऐसे नहीं, आपने इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करना है। यहाँ पे आपको मैंने सब कुछ जो है वो यहाँ पे दी है। आप यहाँ पे एक आपने लॉग इन सिस्टम बनाना है इफ एल्स के थ्रू, और आपने यूजर नेम और पासवर्ड चेक करना है, जैसे मैंने अभी सिटीजन में चेक किया ना, वो भी तो एक स्ट्रिंग थी ना, टेक्स्ट डेटा था, उसको भी मैंने चेक किया, तो आपने भी इस तरह जो है वो चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। मैंने आपको सब चीज़ें जो है वो सिखाई हैं, अब आपने इसकी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करनी है, और फिर जब हम नेक्स्ट जब 4th चैप्टर को हम स्टार्ट करें तो उससे पहले जो है आपने ये कंप्लीट किया हो, ठीक है। किधर गया, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 4।